अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रूथ सेंट्री के साथ मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। सेल सेल एंड सेल। हमारे यहाँ हर किस्म के लोटों के ख़रीदो फ़रोख्त का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। नई नस्ल के लोटे, पुरानी नस्ल के लोटे, हर क्वालिटी के लोटे, बिन पैंदे के लोटे, पैंदे के साथ के लोटे, और ऐसे लोटे के जिनके सर पे आप बंदूक भी रखेंगे तो तब भी अपने मालिक के साथ बेवफाई नहीं करेंगे, और ऐसे लोटे जो कि इंतज़ार करते हैं कि हमें नया ठिकाना मिले और हम वहाँ पे जाकर रहना शुरू कर दें, और जो उनकी ऐशो इशरत है उससे वो मगर रहें। पाकिस्तान में जो लोटा कल्चर है ये काफ़ी आम है, और लोटे की डेफिनेशन हमारे सियासी मंजर में ये समझी जाती है, समझी नहीं जाती। यही डेफिनेशन है कि अपने जो प्रेफरेंसेस हैं, अपनी ज़ाती जो मफादात हैं, उनको देखते हुए जैसे ही नया मौका मिले किसी भी सियासतदान को, तो अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी की तरफ चला जाए। और उसका नज़रिया, उसका जो मकसद होता है लोटों का, वो एक ही है कि हमने पैसा कमाना है। हमने अपनी जो सीट उनको दी जाती है, चाहे MPA की है या MNA की, उसको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो आवाम के रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उससे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में इसी कल्चर की वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, यहाँ पर रेट लगते हैं MPAs के और MNAs के, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको नुकसान पहुँचता है। अब इसका जो हमारे पूरी सिचुएशन अभी रिसेंटली हुई है कि आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही वो क्राइसिस का शिकार हुई है, वहाँ पे कैओस हुआ है, वहाँ पे जो आर्मी की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको डीबंक करने के लिए, जो PTI है उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए उनके जो तोड़े गए हैं, उनके जो कारकुनान थे, उनमें कुछ की तो वजूहात ऐसी ही थी कि समझा जा सकता था कि वो वाकई ही इतने मजबूर हो गए थे। जैसे कि शीरी मिज़ारी थी, वो अपनी उम्र के हिसाब से वो कोप अप नहीं कर पा रही थी जो उन पर टॉर्चर किया जा रहा था, या जो उनकी बेटी के साथ किया जा रहा था। इसी तरह से जमशेद चीमा साहब और उनकी बेगम थी, तो वो भी इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारा आज का मुद्दा वो लोटे हैं कि जो जनाब पहले उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो वो पार्टियां बदलने और जो अपनी उनकी आइडियोलॉजी होती है वो एक फ़िक्स नहीं होती। वो जिस पार्टी के साथ जाते हैं वहाँ पे जाके उन्हीं के साथ मिल जाते हैं और उनके साथ मिलकर अपने पुराने मालिक की वो बुराइयां करते हैं, जो कि उनकी नेचर में होता है। तो आज जो मेन हमारे पास लोटे हैं उनकी तरह ज़रा बात करेंगे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था प्रीवियसली, वो किस किस पार्टी से होकर गए हैं, और आया कि ये जो चीज़ कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जो चलता है, इतना कॉमन है, इसका पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान की जो अवाम है, इनको फ़ायदा भी होता है या नुकसान ही होता है। सबसे बड़े फवाद चौधरी साहब एक ऐसा इंसान है कि आपने उनके अगर तकरीर सुनी हो जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तो ऐसे लगता था कि उनसे बड़ा कोई नज़रियाती बंदा ही नहीं है। वो जो नारे लगाते थे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, ऐसे लगता था कि कश्मीर को भी आज़ादी दिलवा देंगे। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला, जैसे ही मुनासिब वक्त मिला, वो भाग कर पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। अब फवाद चौधरी साहब का सफ़र क्या है कि उनको पहले आज़ाद उम्मीदवार थे, फिर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने, और एट द एंड जब उनको पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका पहिया, उनका जो रडार में सबसे ऊपर जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो उसमें शामिल हो गए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकार होती है किसी भी किस्म के कैओस का, तो वो वहाँ से निकल के इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या है यार, ये उसमें चले ही जाते हैं। तो ये उनका सफ़र आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने नज़रियाती हैं वो। उसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान के जो इंटेलेक्ट है इनका, चाहे वो सियासी है, चाहे वो इनफरादी है, या जो भी ये बातें करते हैं, वो एक आम जो पाकिस्तानी है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि कितना ही ये दूर अंदेश आदमी है या कितना ही ये लोगों के लिए काम करता होगा। ये भी पाकिस्तान ने सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा था MMA यानी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल से, उसके बाद ये PTI का हिस्सा बने, और अभी ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। उसके बाद नोमान अहमद लंगड़ियाल, जिनको वहाँ पे भी अच्छी खासी पोजीशन भी दी गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो पहले नेशनल अलायंस के थ्रू उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे थे, फिर वो PTI का हिस्सा रहे थे, और एट द एंड जो भी पार्टी नई IPP बनी उसमें चले गए हैं। खुसरो बख्तियार, ये एक ऐसा नाम है कि जो कि सुबायत परस्ती के नाम पर वोट लेते हैं। इनका जो पूरा ग्रुप था ये हमेशा से सुबायत परस्ती के नाम पर ही वोट लेकर बार बार हिस्सा बनते थे कैबिनेट का, और अभी भी इसी दफ़ा भी लास्ट टाइम भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको छोड़कर PTI का हिस्सा बने थे, क्योंकि PTI का तब वो रूज पर था जो उनकी शोहरत थी। उससे पहले ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का दोबारा हिस्सा बने, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, और एट द एंड जो है ये PTI की तरफ आ गए। और अब दोबारा से, अभी तक इनकी इतलात नहीं है कि IPP में गए हैं या नहीं, लेकिन इनका सफ़र भी ऐसे ही रहा है।
एट दैन फिरदौस आशिक अवान साहिबा माशाल्लाह से जब पीटीआई नई बनी तो ये स्पोक्स पर्सन थी पीटीआई की, और ऐसे ऐसे फूल झड़ते थे इनकी ज़ुबान से, तो लगता था कि पीटीआई को कहीं आगे ही लेकर जाएंगे और पीटीआई जो तरक्की की राह पर लेके जाएगा पाकिस्तान को, उसमें फिरदौस आशिक अवान का जो नाम है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इनका सफ़र देखें तो इन्होंने भी रिज़र्व सीट पर सबसे पहले PML काफ की जानब से इलेक्शन लड़ा था, फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनी, फिर ये पीटीआई का हिस्सा बनी और एट द एंड अभी ये IPP का हिस्सा बन चुके हैं। अब इस सारे सिनेरियो में इन शख्सियात हैं, इनका मकसद तो इनका अपने इनफरादी जो फ़ायदे इन्होंने लेने हैं वही होता है, लेकिन ये जो पार्टीज़ नहीं बनती हैं इस तरह से, जैसे अभी IPP बन गई है, तो ये कहाँ से बनती हैं, कौन बनाता है? तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी है ना, उसका वोट बैंक तोड़ने के लिए जो इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश की जाती है कि हम कंट्रोल जो हमारा है वो इनके ऊपर वैसे ही कायम रहे जैसे कि पहले कायम रहा था। तो जैसे ही उनको पता चला कि पीटीआई अब हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, जैसे पहले TLP के बारे में कहा जाता था, TLP को पहले लॉन्च किया गया और उसके बाद जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो फिर उनके साथ दोबारा मज़ाक़ात करने पड़े और अंडर द टेबल जो चीज़ें होती रही हैं वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जैसे ही अब इस्टेब्लिशमेंट को पता चला कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी हद तक मैसिव वो गेन कर रहे हैं और उनका जो नैरेटिव है वो ब्लंट हो गया है, वो इस तरह से फुल एक्सपोज हो गया है और वो खुलेआम बोल रहे हैं आर्मी के ख़िलाफ़, तब उनको लगा कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो पुराना टैक्टिक्स है वो यूज़ करने की जो ज़रूरत पेश आ चुकी है कि नया नाम दें आप एक पार्टी को, वही पुराने चेहरे उठाकर उसमें लेके चले जाएं और एक नया नारा दे दें। होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग वही होते हैं, कॉन्सेप्ट जो उनका आइडियोलॉजी है वो वही होती है, उनको इंटेलेक्ट उनमें इतना होता नहीं है कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है, हुकूमत कैसे करनी है, करप्शन कैसे ख़त्म करनी है, सेहत का निज़ाम कैसे बेहतर करना है, तालीम का निज़ाम कैसे बेहतर करना है। लेकिन अपने उनके सियासी मफादात हैं, अपने उनके जो माली मफादात हैं, उसके लिए वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अगर आप इन पार्टीज़ की भी ज़रा बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने फैक्शंस में टूटी थी, बाद में उससे 2 फैक्शंस निकले थे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कासिम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये सारे फैक्शन वक्त के साथ साथ बनते रहते हैं ताकि जो कंट्रोल है वो कायम रहे। इसी तरह जो PTI है, PTI से PTI नज़रियाती बन चुकी है और ये जो दूसरी पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये बन गई है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आप अगर देखें तो जो लोग अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं उनसे आप इस्तेहकाम का मतलब पूछ लें, उनको इस्तेहकाम का मतलब नहीं पता होगा। जब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में थे तो उनको इंसाफ का मतलब नहीं पता था, उससे पहले जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे उनको रोटी कपड़ा और मकान का मतलब पता नहीं था। इनका मतलब सिर्फ पैसा होता है और इसी पैसे के लिए ये बार बार पार्टियाँ बदलते रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी आप देखेंगे न्यूज़ चैनल जिस तरह से उन्होंने पहले PTI को वो एक अच्छा बच्चा बनाकर पेश किया था लोगों के सामने, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर IPP। अब ये लोग इस तरह से IPP को प्रेजेंट करेंगे कि ये पाकिस्तान की जो तमाम मुश्किलात हैं उसका अगर कोई हल निकाल सकती है तो वो IPP भी है, और इसी को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे और नैरेटिव बिल्डिंग होगी लोगों की और लोगों को लगेगा कि इमरान खान किसी काबिल नहीं रहा और अब IPP के साथ हम चलेंगे। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर था, उसकी उस तरह से इमेज बिल्डिंग करना काफ़ी ईजी था। लेकिन इस तहकाम पाकिस्तान पार्टी की उस तरह से इमेज बिल्डिंग हो नहीं सकती, लेकिन दे विल ट्राई देयर बेस्ट के जो वोट बैंक है उसको तोड़कर जो PTI का वोट बैंक उसको तोड़कर इधर लाया जाए। लेकिन उस वोट बैंक को भी तोड़ना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वे कल्ट फॉलोइंग है और उनका नैरेटिव यही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को धोखा देकर, इमरान खान को धोखा देकर ये लोग इस पार्टी में गए हैं तो इनका सियासी यहाँ पर जो सफ़र है वो ख़त्म होना दिखाई देता है अगर ऊपर से हाथ हट जाता है तो। इसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मकसद इस वक्त है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जमहूरियत पर इसका क्या असरार होते हैं? जमहूरियत पर इसकी ये असरात होते हैं कि जनाब जब भी हमें अक्सर ब्लेम, जो ये नई पार्टीज़ होती हैं अक्सर ब्लेम करती हैं कि जिस जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कोई काम करने नहीं देती। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उमर सैफ़ का, तो उमर सैफ़ ने जब ITU बनाने की कोशिश की थी तो उसने प्रपोज़ल दिया था शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको जवाब दिया था कि मैं तो पहले से यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ लेकिन मुझे ब्यूरोक्रेट्स बनाने नहीं देते।
लेकिन सवाल ये है कि कुछ काम आपको इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देती, कुछ काम आपको ब्यूरोक्रेट्स नहीं करने देते, तो आप हुकूमत में बैठते ही क्यों हैं? और यही वो प्रोसेस है कि जनाब, जब आप लोग इस तरह से इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और आपको लगता है कि हमारे हक़ में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लेटर ऑन पता चलता है कि वो आप पर ही बैक फायर कर रही हैं वो चीज़ें, फिर आपको एहसास होता है कि तब हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अभी एट दिस पर्टिकुलर टाइम जो जितनी भी पाकिस्तान की जमहूरी पार्टीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उनको इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से आइडिया है कि जो नई पार्टी बनी, नया फैक्शन बना है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि पीटीआई का वोट बैंक तोड़ा जाए। और इसका नुकसान उनको भी होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो भी टूटेगा, और एट द एंड कोई भी पार्टी जो है उसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी और इनको दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब ये हुकूमत में आएंगे, जब हंग हुकूमत इनके जो पार्लियामेंट में तमाम मुश्तरका जमहूरियत इनकी हुकूमत बनेगी, तब इनके पास कानून साजी के लिए दोबारा से ब्लैकमेल किया जाएगा कि हमने कोई कानून पास करना है, तो उसके लिए उसको ब्लैकमेल किया जाएगा कि हमें ये वाली जो वजारत है इसकी हमें इसका वज़ीर बनाया जाए। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान का नुकसान ही हो रहा है, और एट द एंड जो पीटीआई है उसका तो नुकसान ऑलरेडी हो ही रहा है। लेकिन इस पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है लोटों का, या जो लोटा पार्टी होती है, इसका आम पाकिस्तानी को कोई उस तरह से फ़ायदा नहीं होता, और अगर लॉन्गर रन में भी देखा जाएगा तो ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उस पर इसका नेगेटिव ही असर होने वाला है। तो ये सारे सिनेरियो में हम समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना है और साथ लेकर चलना है, ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो बाकी जमहूरी पार्टीज़ हैं, उनका वोट बैंक ना टूटे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।